Hello, good morning, class 10 students. Today we are going to study the next topic of 12th chapter, that is heating effect of electric current. इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करने से उसके हीटिंग इफेक्ट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, दैट वी विल स्टडी. हीटिंग इफेक्ट मीन्स, कॉमन एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपके घर में जो गीज़र है, गीज़र वॉट एवर गीज़र यू आर सीइंग, दैट इज़ ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और उसका हम लोग इफ़ेक्ट क्या यूज़ करते हैं, पानी गर्म करने के लिए. सो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ what given in your textbook that we will learn. First of all, we know that a battery or a cell is a source of electrical energy. बैटरी या सेल जो हम लोग लगाते हैं वो उसी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. The chemical reaction within the cell generates the potential difference between its two terminals that sets the electrons in motion to flow the current through a resistor or a system of resistors connected to the battery. सेल या बैटरी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस. उसमें सेल में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है. उसमें दो रॉड्स लिए रहते हैं. इसका डिटेल स्टडी आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिटेल जो स्टडी है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी यहाँ पे क्लियर करना है सिर्फ कि बैटरी या सेल में केमिकल रिएक्शन होती है. उसके अंदर पोटेंशियल जो दो रॉड्स रहते हैं अपोजिट चार्जेस के, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है टू टर्मिनल्स के बीच, एंड दैट मेक्स द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव एंड दैट विल प्रोड्यूस फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए रेजिस्टर और ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड टू द बैटरी. उसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है और वो जिस भी रेजिस्टर से आप कनेक्ट करेंगे वो करंट उसमें फ्लो होगा. We have also seen in section 12.2 that to maintain the current, the source has to keep expending its energy. अब उसी करंट को अगर मेंटेन करना है तो बैटरी से कंटिन्यूस करंट आते रहना चाहिए, तो कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा. Where does this energy go? A part of the source energy in maintaining the current may be consumed into the useful work, like in rotating the blades of an electric fan. Rest of the source energy may be expended in heat to raise the temperature of gadget. अब इसमें से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे एक तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और वो एनर्जी और कहाँ डिसिपेट होती है, तो दिस एनर्जी विल डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ, एक तो फैन में अगर करंट पास कर रहे हैं तो फैन मूव करता है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, दूसरा वो फैन थोड़ा गर्म हो जाता है. तो two types of energy we release in electrical form, that is electrical energy and heat energy. We often observe this in our everyday life. For example, an electric fan becomes warm if used continuously for longer time. फ़ैन अगर आप कंटिन्यूसली चलाएंगे 4-5 घंटे तो आप देखेंगे कि वो गर्म हो जाता है, रेगुलेटर गर्म हो जाता है. इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, अगर उसमें सिर्फ रेजिस्टर्स ही लगाए हैं आपने और कोई डिवाइस नहीं है, दैट इज़ ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू ए बैटरी. और भी होते हैं कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, दैट वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस. सो ओनली रेजिस्टर्स आर देयर, दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. That is the configuration of resistors only connected to a battery. The source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat. This is known as the heating effect of electric current. This effect is utilized in devices such as electric heater, electric iron, etc. जैसे मैंने आपको पहले क्लियर किया, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन जिसमें हम प्रेस करते हैं उसमें भी हम हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करते हैं और पास करते हैं करंट. So that is also a heating effect of electric current. Now consider a current I flowing through a resistor of resistance R. Let the potential difference across it be V. Let T be the time during which charge Q flow across. करंट I फ्लो कर रहा है, रेजिस्टर R है, और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है V, टाइम T है, T टाइम के लिए चार्ज फ्लो कर रहा है Q. The work done in moving the charge Q through a potential difference V is VQ. वर्क डन, वो चार्ज मूव करेगा तो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्क. कुछ काम हो रहा है चार्ज को मूव करने में, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे वो चार्ज मूव हो रहा है. सो वर्क डन इज़
V into Q. Therefore, the source must supply energy equal to VQ in time t. तो सोर्स को आपको इन टाइम टी में वी क्यू एनर्जी सप्लाई करनी होगी, तो वी क्यू बाई टी जो है वो पावर आएगी एंड वी क्यू का वर्क डन होगा। दिस कंसेप्ट है, क्लियर है कि जो वर्क डन होगा वो एनर्जी जितनी प्रोड्यूस होती है उसी को वर्क डन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू वर्क डन वी क्यू इन टाइम टी। हैंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स इज, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, तो वर्क हो गया वी क्यू, टाइम हो गया टी, सो वी क्यू बाई टी इज द वर्क डन। नेक्स्ट यू कैन सी P इज इक्वल टू वी क्यू बाई टी। अभी इसमें Q बाई टी को अलग कर देंगे अगर, चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज़ नथिंग बट करेंट। करेंट होता है चार्ज पर यूनिट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of flow of charge, that is Q by T. So it will become VI. Or the energy supplied to the circuit by the source in time t is P into T. इसमें से अगर हम T को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा V पी टी इज इक्वल टू वी क्यू। वी क्यू क्या है, जो एनर्जी बैटरी से मिली, सो वी क्यू इज इक्वल टू पी टी। सो पी टी इज द एनर्जी सप्लाइड, दैट इज वी आई टी। वी आई टी कैसे हो गया, P इज इक्वल टू वी आई है, इज इक्वल टू वी आई है, तो पी टी इज इक्वल टू, अगर इन टाइम टी पी टी एनर्जी सप्लाई हुई तो पी टी इज इक्वल टू वी क्यू हो गया, वह एंड दैट इज वी आई टी। टाइम टी में इतना पावर सप्लाई हुई। व्हाट हैपन्स टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स, P into T, that is VIT, that is clear. P into T is the energy supplied in time T. PT is equal to VQ आया। अभी P की जगह अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे VI तो ये हो जाएगा VIT। What happens to the energy expended by the source? This energy gets dissipated in the resistor as heat. Thus, for a steady in a current I, the amount of heat produced H in time T is H equal to VIT. यही एनर्जी इसमें हीट के फॉर्म में डेसिपेट होगी, दैट इज H इज इक्वल टू वी आई टी। नेक्स्ट, अप्लाइंग ओम्स लॉ वी गेट H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये कहाँ कैसे आया, हमको आया है H इज इक्वल टू वी आई टी एंड H इज इक्वल टू वी आई टी हम निकाले, हीट डेसिपेशन होता है, हीट डेसिपेशन होता है, फिर दैट इज ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। सो V इज इक्वल टू आई आर, तो यू सब्सटीट्यूट V की जगह आई आर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। दिस वे इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, दिस यू कंसिडर इज, दिस इज नोन एज Joule's law of heating. The law implies that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current given resistance in a given resistance. Heat produced is proportional to square of current. R तो constant होता है, and directly proportional to the resistance for a given current, and also directly proportional to the resistance. जितना resistor लगाएंगे ज़्यादा क्वांटिटी का उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, और ये टाइम के भी प्रोपोर्शनल है। तो हीट प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, कितने टाइम के लिए, जैसे पंखा आपने 5-6 घंटे लगाया तो उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी ना, रेजिस्टर ज़्यादा क्वांटिटी लगाया तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, करंट आपने ज़्यादा पास किया तो भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सो इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस when the electrical appliance is connected to a known voltage source is used, equation 12.21 is used after circulating the current through it using the formulation I is equal to V by R. This is the Ohm's law, I is equal to V by R यहाँ पे पुट करेंगे। 12.21 इक्वेशन हमेशा कंसिडर करनी रहती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी कनेक्शन आप कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट डिसिपेट नहीं होनी चाहिए, और जहाँ पे हम इसको हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर,
तो वहाँ पे आपकी हीट मैक्सिमम कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए, दैट कंसिडरेशन यू हैव टू टेक फॉर दिस, यू शुड नो दिस, हम कितनी इसमें प्रोपोर्शनलिटी है, कितना करंट मैक्सिमम आप पास करते हैं। सो ये यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, स्टडी करंट इन ए प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे करंट फ्लो करेगा और ये रेजिस्टर है, इसके क्रॉस वोल्टेज, सिंपल सर्किट है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। So this is the heating effect of electric current. Numericals we will study in next class, and last topic is left of this chapter, they will study in next class. Thank you.